नमस्कार, आप देख रहे हैं साउथ साइड। मैं हूं आपके साथ रवीश और दक्षिण भारत की खबरें आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आज यात्रा का 61वां दिन है। सुबह पद यात्रा की शुरुआत तेलंगाना के कामारेड्डी से हुई। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। बता दें कि अब से कुछ देर में भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से महाराष्ट्र में एंट्री करेगी। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा 14 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी 10 और 18 नवंबर को 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 61वां दिन और यहां से भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र की तरफ कूच करेगी। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ भारत जोड़ो यात्रा। तो यात्रा का 61वां दिन, अब ये पड़ाव खत्म होगा। महाराष्ट्र में फिर यात्रा शुरू होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बात गुजरात की भी करते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने में जुटे हैं। इसी बीच सियासी बयानबाजी भी जारी है। वहीं AIMIM भी इस बार के गुजरात चुनाव में हाथ आजमाएगी, जिसको लेकर ओवैसी गुजरात में पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए ला रही है ताकि मुस्लिम अकलियतों के मजहबी अकीदों को कमजोर किया जा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कोई और मकसद नहीं है। अब चुनाव आ गया तो मोदी जी और उनकी सरकार ने ऐलान किया कि गुजरात में भी एक कमेटी बनाई जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी जी ने कह दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो दिल्ली का केजरीवाल भी बोल रहा कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन दोनों का यूनिफॉर्म एक ही है। इन दोनों का यूनिफॉर्म एक ही है। तुम लोकसभा जीतो, मैं असेंबली जीतता हूं। जब तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिल्ली में कोरोना काल में, तो यही केजरीवाल दिल्ली में इल्जाम लगाए तो मोदी जी ने कहा कि हाँ तबलीगी जमात जिम्मेदार है। जब कोर्ट में मुकदमा गया तो कोर्ट ने तबलीगी जमात के खिलाफ पूरे मुकदमों को खारिज कर दिया। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी MCD चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। 2017 के MCD चुनाव में भी AIMIM ने 9 सीटों पर ताल ठोकी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें लगभग सारी सीटें वो है जहां मुस्लिमों के अलावा दलित वोटरों की संख्या ज्यादा है। इस कड़ी में अब तक 2 उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। इसमें AIMIM के मुस्तफाबाद के ब्रिजपुरी वार्ड से मोहम्मद फखरुद्दीन और करावल नगर में श्रीराम कॉलोनी वार्ड से सरताज अली सैफी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें ज्यादातर करावल नगर, ओखला, चांदनी चौक, सीमापुरी, मुस्तफाबाद, बल्ली मारान, बाबरपुर, सीलमपुर, मटिया महल और सदर बाजार की विधानसभाएं हैं। कांग्रेस नेता और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द को लेकर विवादित बयान दिया है। सतीश जारकीहोली ने कहा है कि पर्शिया में हिंदू शब्द का क्या मतलब होता है, आप सुनकर शर्मा जाएंगे। ये पर्शिया का शब्द है और जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। उन्होंने ये विवादित बयान कर्नाटक के बेलगावी जिले के निप्पानी इलाके में मानव बंधुत्व संगठन के कार्यक्रम में दिया। सतीश जारकीहोली के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहाँ से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द, आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर
फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी ये निर्णय किया है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को दो गाली, हिंदू आस्था पर करो चोट, ताकि मिले वोट गुजरात में वोट बैंक का। और इसीलिए आज जो ये बयान आया है, कर्नाटका कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हिंदू शब्द गंदा होता है, हिंदू गंदे होते हैं। वो कहते हैं कि ये बाहर का शब्द है, ये विदेशी मूल वाला शब्द है। ये वही मानसिकता है जिसने कहा हिंदू आतंकी होता है। ये वही मानसिकता है जो हिंदुत्व को आईसिस, बोको हराम से जोड़ती है। ये वही मानसिकता है जो कहता है सैफरन टेरर होता है। ये सारी चीजें कांग्रेस ने कही, और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने तो श्री राम मंदिर का भी विरोध किया और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला हलफनामा दायर किया। इन्होंने 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा एलईटी डेंजरस नहीं होता, डेंजरस तो हिंदू ग्रुप्स होते हैं। It's very unfortunate the Congress party leaders take pleasure in insulting Hindus. They always attack the majority community here. And Mr. Jarkiholy, who is a follower of Siddaramaya, is truly in the footsteps of Siddaramaya today. Earlier it was Siddaramaya who was insulting Hindus. Now his followers also taking the same route. I want to know whether this statement of Jarkiholy's official statement of Congress party or not. If it is not our official statement, they should take action against Satish Jarkiholy for insulting Hindus. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वाम दलों और डीएम के नेता सहयोगियों के साथ 15 नवंबर को राजभवन के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहीं अब इस प्रदर्शन को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। राज्यपाल ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि 15 नवंबर को मेरी अनुपस्थिति में मार्च ना निकालें, मार्च उस दिन आयोजित करें जब मैं राजभवन में रहूं। मैं वहां आऊंगा और अगर आप में हिम्मत है तो सार्वजनिक बहस करें। राज्यपाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुलपतियों को अपने कर्तव्य करने से रोका जा रहा है, कानून और व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। वहीं माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने आरिफ मोहम्मद खान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भले ही वो केरल के गवर्नर हैं, लेकिन ज्यादातर वो दिल्ली में रहते हैं, वो वहीं से प्रवचन करते हैं। इस दौरान सीताराम येचुरी ने कहा कि हम राज्यपाल की संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत रूप से उन पर हमला कर रहे हैं। राज्यपाल को कैबिनेट मंत्रियों के निर्णय के अनुसार काम करना होता है। राज्यपाल बीजेपी की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। I am being threatened of dire consequences. You are publishing. I am not publishing. What do they mean by dire consequences? I am ready to face. Let them come wherever they want to come. I will come. I am ready to come to the dharna. I request through you, don't hold it on 15, hold it on a day when I am in Rajbhavan. I will come there. Let us have a public debate. Let him come. Relatives of the CPM leadership, they are accommodated in the universities, right from temporary jobs to the permanent jobs. It is only cadre who are recruited. 45 lakh rupees for legal opinion. Yeah. For legal opinion. And you don't have any problem with that? It means that the legal system of the Kerala government is totally incompetent. अरे भाई साहब, गवर्नर साहब कब रहते वहाँ पे किसी को पता नहीं। ज़्यादातर तो रहते दिल्ली में। गवर्नर है केरल के, उनका पूरा शेड्यूल लेकर देख लीजिए आप। ज़्यादा टाइम उनका होता है दिल्ली के अंदर, और यहाँ से प्रेस के कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ से प्रेस अभियान देते हैं, और उनका रोज़ का मतलब ये उनका ये प्रोग्राम बन गया। तो अब गवर्नर हो या ना हो, व्यक्ति पे नहीं है हमारी बात,
हमारी बात है वो संस्था पे, उस इंस्टीट्यूशन पे। गवर्नर की पद एक संवैधानिक पद है, उसका एक गरिमा है और संविधान स्पष्ट है कि गवर्नर को चलना है मंत्रिमंडल के इशारे पर, आदेश पर या उनके निर्णयों के आधार पर। अब उसका उल्लंघन अगर वो कर रहे हैं तो इसका समाधान तो चाहिए। तो कौन है व्यक्ति, वो नहीं है सवाल। गवर्नर का पद का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु के मंत्री पीके सेकर बाबू, चेन्नई की मेयर प्रिया राजन और डीएमके सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरस्वामी ने चेन्नई में बन रहे पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद पीके सेकर ने कहा कि स्टीफेंसन रोड में बन रहे पुल का निर्माण 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। फिलहाल पुल का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन सूबे में हो रही बारिश चिंता का सबब बनी हुई है और आशंका जताई जा रही है कि बारिश की वजह से पुल को बनने में कुछ समय की देरी हो सकती है। यह आप देख सकते हैं पुल का निरीक्षण करते हुए। तेलंगाना के मुनुगोडे उपचुनाव में टीआरएस ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। वहीं टीआरएस एमएलसी के कविता ने मुनुगोडे उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद सीएम केसीआर की जमकर तारीफ की, साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल टीआरएस पार्टी पर अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। लोगों ने उन सभी को खारिज कर दिया है। केसीआर प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति हैं, वो इस देश में बदलाव लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। A very old temple, very old and ancient temple, Nilakanteshwar Swami temple in Nizamabad town. That is done. We are seeing an overwhelming support for the TRS party and the leadership of Honorable KCR Garu. The Munugod election result, which was a high-pitched result where opposition parties were leveling uncalled for allegations on the TRS party. People have rejected all of them and made sure KCR Garu emerged victorious. I thank people of Munugodu. This definitely speaks volume of his leadership. KCR Garu is very progressive thinking person. He wants to bring for a change in this country. He is working towards it. Party will certainly announce what is going to be the next step. श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से मछलियां पकड़ने के आरोप में 15 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और 2 नावों को भी जब्त किया। आपको बता दें कि मत्स्य पालन से मछली पकड़ने का परमिट लेने के बाद सभी मछुआरे तमिलनाडु के रामेश्वरम से 534 बार्ज में मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। इसी दौरान श्रीलंकाई नौसेना सीमा पार करने का दावा करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं श्रीलंका नौसेना की कार्रवाई के बाद रामेश्वरम में मछुआरों संघ की आपात बैठक हुई और मछुआरों और नौकाओं को पकड़ने वाली श्रीलंकाई सेना की निंदा की गई। मौसम विभाग ने 9 तारीख को बंगाल की खाड़ी में एक नए दबाव की संभावना जताई है। साथ ही तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि रामेश्वरम में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं चेतावनी जारी होने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। रामेश्वरम में अधिकारियों ने एहतियातन तैयारी शुरू भी कर दी है। इस बीच मछली पकड़ने वाले गांवों में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नगर पालिका अध्यक्ष नजर खान ने करियूर और सांबाई गांव में बने बहुउद्देशीय आपदा केंद्र भवनों के दौरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यहां रहने वाले मछुआरों को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था करने के आदेश दिए। वंदे भारत एक्सप्रेस की 5वीं ट्रेन चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू हो गया है। चेन्नई के एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू हुआ। यह दक्षिण भारत को जाने वाली देश की पहली सेमी हाई स्पीड सर्विस होगी। ट्रेन चेन्नई से बंगलुरु और वहां से मैसूर का सफर तय करेगी, जिसके तहत कुल 497 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यह अपना सफर 6 घंटे 40 मिनट में पूरा करेगी और इसकी औसत रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। ट्रेन हफ्ते के 7 में से 6 दिन चलेगी। बुधवार को इसका संचालन नहीं होगा। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच होंगे। सेमी हाई स्पीड ट्रेन में सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन लगा है। ट्रेन में एयर कंडीशन चेयर कार कोच के साथ ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे। इस ट्रेन की टेक्नोलॉजी बेहद हाईटेक है। ट्रेन में 2 भाग हैं, जिनमें इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव क्लास है।
आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मनियम पुलिस ने ओडिशा पुलिस की जीप चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पार्वतीपुरम के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि हमने ओडिशा पुलिस की गाड़ी चलाते हुए एक शराबी को पकड़ा है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी देवी की पूजा करने गया था, वहां उसे अज्ञात व्यक्तियों ने लूट लिया। जब वो शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसकी पिटाई की गई। फिलहाल पुलिस ने जीप चोरी और आरोपी की शिकायत दोनों मामलों पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ओडिशा पुलिस पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है। जीप चोरी का यह आरोप था, जिसके बाद युवक की काफी पिटाई की गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पुलिस की जीप चोरी के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया और उसकी जमकर पिटाई भी की गई। तो ओडिशा पुलिस पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है। आंध्र प्रदेश पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये आप देख सकते हैं, जीप चोरी का आरोप लगा था, उसके बाद युवक को गिरफ्तार किया गया और उसकी पिटाई की गई। तो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने युवक की पिटाई करी। आंध्र प्रदेश पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, युवक को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। युवक पर जीप चोरी का आरोप है। चेन्नई पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही समाज सेवा भी करती है। चेन्नई के मुरुगन मंदिर में नेत्रहीन जोड़ों की शादी पुलिस की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज से हुई। वड्डापलानी रेंज के सहायक पुलिस आयुक्त बाल मुरुगन ने शादी का नेतृत्व किया और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया। तो ये आप देख सकते हैं, पुलिस आयुक्त ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। दृष्टिहीन जो लोग हैं, चेन्नई में दृष्टिहीन जोड़ों की शादी कराई गई। पुलिस की मौजूदगी में शादी आयोजित कराई गई थी। पुलिस आयुक्त ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर चेन्नई की। तो पुलिस आयुक्त ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दृष्टिहीन जोड़े की शादी यहां पर कराई जा रही है। चेन्नई का यह मंदिर है और यहां पर जो जोड़े आए थे उनकी शादी करवाई गई। पुलिस आयुक्त ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चेन्नई की। बहुत ही अच्छी से पहल कहा जाएगा पुलिस की तरफ से भी, और पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ इस शादी को संपन्न कराया गया। दृष्टिहीन जोड़े की जो शादी हुई, पुलिस की मौजूदगी में दोनों की शादी हुई। आप देख सकते हैं, पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं, लेकिन सिविल यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। पुलिस आयुक्त खुद वहां पर पहुंचे थे। शादी का जो कार्यक्रम है वहां पे चल रहा है धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक। मंदिर भी आप देख सकते हैं। साउथ साइड में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।